सर, मैं अखिलेश हूँ INS न्यूज एजेंसी से। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको कहा है कि 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होनी है कि आप ये 11 के अलावा जो लोग छूट गए हैं अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो आधार लेकर जाएं। आधार को उन्होंने कहा है कि आप उसको कंसीडर कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जब आगे का SIR कराएंगे या पूरे देश में कराएंगे तो आप ये मान चुके हैं कि 12वां आपका आधार होगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके तमाम सवालों को आपने जवाब दिया और कहा कि सबूतों के साथ आरोप लगाया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता से आरोप नहीं लगा रहे हैं या वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तीसरा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल पूछिए। अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। ठीक, यस, प्लीज आस्क वन क्वेश्चन ओनली सर, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन क्वेश्चन। सर, संजय शर्मा आज तक से। मेरा सवाल यह है कि आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो हलफनामा दें, उसके बगैर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेड ने सवाल उठाया है, बीजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोल दीजिए। संजय शर्मा आज तक से हूं। मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी RP एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी। तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह आगे बताएं? जी। हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है जी। सर, 184 मैं इंडिया टीवी से शोएब रजा। मेरा सवाल सर ये है कि बिहार में जो ड्राफ्ट की सत्यता की जांच हो रही है, बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी आबादी है। हम गए थे बिहार में, जो वो दस्तावेज 11 के 11 में से एक भी नहीं दे पा रहे। अभी हम देख रहे थे कि उनमें से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक होड़ मची हुई है बनाने की, आधार से ही बन रहा है वो भी। तो उन लोगों के लिए मुश्किल ही हो रहा है कि जो 15 दिन का अब समय बचा है उसमें भी अगर वो मूल निवास प्रमाण पत्र या इस तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते और एक बड़ी आबादी ऐसी रह जाती है जिसकी सत्यता नहीं होती, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? 266 इधर दीजिए। 266 Sir, Anubhuti Bishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any of the 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months. But you have, the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn, maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise? Sir, मैं मनीष अग्रवाल नवभा टाइम से। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम मानेंगे सारे आरोप निराधार हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भ्रम की स्थिति ऐसी देश में फैली रहेगी? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है और आरोप निराधार हैं? सेकंड इज, जो SSR हर साल होता है सर, जैसे बिहार की बात करें तो 22 साल बाद हो रहा है, तो 3 साल वोटर हर साल जुड़े, 65 लाख अगर वोटर, तो क्या हमारी चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं जो हर साल SSR हो रहा है कि वे कैसे एटलीस्ट डेड वोटर कैसे जुड़ रहे हैं हर साल? तो क्या उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है सर? थैंक यू। पहली बात, प्लीज, पहली बात ये दोबारा आई कि साहब डेट्स को लेकर पूछा गया, तो मैंने स्पष्ट किया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत
जो रिवीजन होता है वो चुनाव से पहले होता है। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है, क्योंकि बिहार की जो हमारी विधानसभा है उसकी कालावधि वहां समाप्त हो रही है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज किया हुआ एक रोल था, इंटेंसिव नहीं था। आमूमन तौर से चुनाव से 6 महीने से अगर ज्यादा हो तो हम लोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए। तो अगर 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज्यादा के अरसे में काफी त्रुटियां हो सकती थी। अगर हम 1 अप्रैल 4 ही तारीख को हो सकता है रिवीजन कानून के तहत, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो उन्हीं तारीखों को जो 18 साल की उम्र प्राप्त करते हैं उनको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो अगर हम 1 अप्रैल करते तो फिर यह बात आती कि अभी तो आपने एसएसआर कराया है तो आप फिर करा रहे हैं। अगर हम 1 अक्टूबर करते तो यह बात आती कि बिल्कुल चुनाव सर पर है। तो एक ही विकल्प उपलब्ध था और वो था 1 जुलाई की क्वालिफाइंग डेट मानते हुए एक रिवीजन होना चाहिए। दूसरा विषय, तो इंटेंसिव रिवीजन क्यों, एसएसआर क्यों नहीं? ये बात मैं आप लोग ही तो कह रहे हो कि एसएसआर में इतना गहन परीक्षण नहीं हुआ, इसीलिए कई त्रुटियां पाई गईं जो कि अब इन्यूमरेशन फॉर्म से आ रही हैं। दरअसल एसआईआर ही तो है जो इन सारे आरोपों का जवाब है। अगर एसआईआर में सब लोग मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग उन सभी का शुक्रगुजार रहेगा जो मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। एक सवाल जो मैं पिछली बार जवाब नहीं दे पाया था कि साहब जो ये एसआईआर बिहार में चल रहा है उसमें कितने लोगों के डॉक्यूमेंट आ गए, कितने लोगों ने रिकमेंड किया, किस बूथ लेवल क्या रिकमेंड किया, डाटा लेने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि चुनाव आयोग मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट से काम करता है। बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल पर है, जहां औसतन करीब 1000 से कम मतदाता है, 200 घर हैं। उसके ऊपर आता है बूथ लेवल सुपरवाइजर जो 10 बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर काम करता है। उसके ऊपर आता है एसडीएम, उसके ऊपर आता है डीएम, उसके ऊपर आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और मतदाता सूची का कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। चुनाव आयोग में न तो मैं, न मेरे साथी चुनाव आयोग, न कोई चुनाव आयुक्त का अधिकारी और न आप कोई भी वोट जोड़ सकते हैं या काट सकते हैं सिवाय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, कोई भी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इस कंस्ट्रक्ट में जो डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्ट है, इसमें बूथ लेवल ऑफिसर ने जब किसी मतदाता से डॉक्यूमेंट्स लिए या उसने दिए तो कितने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या उसको रिकमेंड किया या नहीं किया, ये सारा विषय अभी भी एसडीएम स्तर पर विचाराधीन है, जिसका निर्णय 30 सितंबर तक आएगा।
और उसके पहले इस सवाल का जवाब पूछना और बताना दोनों ही त्रुटिपूर्ण भी रहेगा और वो भी रहेगा। अगर आप आधार के बारे में आपने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो लोग एग्रीव्ड हैं, जो लोग ड्राफ्ट सूची से एग्रीव्ड हैं, वो लोग अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को आधार के साथ जमा कर सकते हैं और चुनाव आयोग उस बात को मानता भी है, उसका पालन भी करता है। आई होप आप सबके काफी प्रश्नों का हम लोग जवाब दे पाए होंगे। Thank you so much. Thank you. Please join us for tea on the 4th floor. और जाने से पहले एक बार और आखिर 100 करोड़ की मतदाता सूची और बिहार के 7 करोड़ की मतदाता सूची में सवाल भी कई हैं और जवाब भी कई हैं। सच सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और समझने की क्षमता भी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जाने से पहले कि एक बार फिर आप सबके माध्यम से भारत के मतदाताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और सभी राजनीतिक दलों से हम ये आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।